नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम इमिता में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती 2022 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती से जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिल के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, SSO-rajasthan.go.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आपको अपने SSO पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में यदि आपने SSO पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको क्या करना होगा, अपनी SSO ID यहाँ पर फिल करनी होगी। यूजर नेम आपको यहाँ पर फिल करना होगा और आपकी SSO ID के पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। और ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना होगा और लॉगिन पर क्लिक करके आपको अपनी SSO पर लॉगिन हो जाना है। यदि आप SSO पर पहली बार आ रहे हो और आपने अभी तक SSO पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये देख लीजिए कि आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। यदि आप पहली बार SSO पर आए हो और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में आप अपने SSO के ऊपर रजिस्ट्रेशन जन आधार के माध्यम से भी कर सकते हो और अपनी जीमेल ID के माध्यम से भी आप अपने SSO पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यदि आपने SSO पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको क्या करना होगा कि अपने SSO ID और पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपको अपने SSO पर लॉगिन हो जाना है। यदि आपने SSO पर रजिस्ट्रेशन कर लिया बट आप अपने SSO ID और पासवर्ड भूल गए तो आप अपने SSO ID और पासवर्ड को यहाँ से फॉरगेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं अपने SSO ID और पासवर्ड फिल करके SSO पर लॉगिन हो जाता हूँ। SSO पर लॉगिन होने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको क्या करना होगा कि अपने SSO पर लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक ऐप मिल जाता है। तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल की ऐप पर क्लिक कर देना है। या तो आपको SSO पर लॉगिन होने के बाद में इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा या फिर आपको SSO पर लॉगिन होने के बाद में इस तरह का, जहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दोनों से इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप SSO पर पहली बार लॉगिन हो रहे हो तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऐप को सर्च कर लेना है। तो आपको यहाँ पर जैसे आप रिक्रूटमेंट टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऐप आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऐप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऐप पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी निकली हुई है वो आपको ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के यहाँ पर दिखाई देगी। यदि आपने जिस वैकेंसी में अपने फॉर्म अप्लाई किया है वो आपको माई एप्लीकेशन में दिख जाती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऐप यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट पर आ जाना है और ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाओगे तो आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। तो आपको अपने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की अप्लाई करने के लिए और फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह का एक नोटिफिकेशन मेरे सामने आता है। ये उसी कैंडिडेट को दिखाई देगा जिन्होंने अभी तक OTI किया है, OTI नहीं किया है इसलिए, और जिसने ऑलरेडी OTI कर दिया है तो उसके सामने यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर अपना यदि आप पहले बार आ रहे हो तो आपको अभी तक आपने OTI नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि प्लीज अपडेट डिटेल ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज इन रिक्रूटमेंट पोर्टल प्रोफाइल। यदि आपने OTI नहीं किया होगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यदि आपने OTI ऑलरेडी कर लिया तो यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो OTI करने के लिए आपको यहाँ पर ओके के लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके कर दोगे तो यहाँ पर आपका OTI का वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप OTI कैसे फिल कर पाओगे, यहाँ पर मैं आपको स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आपको OTI बिल्कुल ध्यानपूर्वक कंप्लीट करना है, क्योंकि एक बार आप OTI कर लेते हो तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आप उसके अंदर संशोधन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप यहाँ पर OTI जन आधार के माध्यम से भी कर सकते हो।
यदि आप जन आधार के माध्यम से ओटीआर करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जन आधार नंबर फिल करने होंगे, फिर आपको यहाँ पर फेच मेंबर पर क्लिक करना होगा। जैसे आप फेच मेंबर पर क्लिक करते हो तो आपके जन आधार से जितने भी सदस्य के नाम है वो आपको यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएंगे। जो भी जिस कैंडिडेट का भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसके नाम पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कर देते हो तो आपकी जो जन आधार से मोबाइल नंबर लिंक होंगे उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाएगी और वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। जैसे आप यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करते हो तो आपके जन आधार से आपका जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर फेच हो जाएगा। तो आपको देख लेना है कि आपका नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डीओबी, जेंडर आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। यदि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है तो आपको ओटीआर करना है, वरना आपको अपने जन आधार में एडिट करना होगा। यदि आपके पास जन आधार नहीं है तो आप आधार के माध्यम से ओटीआर कर सकते हो। आधार के माध्यम से ओटीआर करने के लिए आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा कि आई डोंट हैव जन आधार एनक्लोजमेंट पे, मेरे पास जन आधार भी नहीं है और रसीद भी नहीं है। इस चेक बॉक्स पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे इस चेक बॉक्स पे आप क्लिक करते हो तो आपको अपने आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। जैसे आप अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करते हो और आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उसके ऊपर एक ओटीपी सेंड की जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। जैसे यहाँ पर आप ओटीपी वेरीफाई करते हो तो आपका नाम, फादर्स नेम और आपकी डीओबी और आपके यहाँ पर देख लीजिए ये सब डिटेल आपके आधार कार्ड से फेच हो जाएगी। तो आपको देख लेना कि जो भी डिटेल आपके आधार कार्ड से फेच होती है तो आप वो डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। यदि है तो आपको अपना वेरीफाई ओटीआर पे क्लिक करके आपको अपना ओटीआर कंप्लीट कर लेना है। यदि आपकी डिटेल सेम मैच नहीं करती है अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग तो आपको अपने आधार कार्ड में क्या करना होगा, करेक्शन कर लेना है। यदि आपके पास इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए कि आप ओटीआर कैसे कर पाओगे, क्योंकि आपको ओटीआर के अंदर कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक बार गलती होने के बाद में आपको ओटीआर के अंदर करेक्शन और संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा, अवसर नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपने ऑलरेडी ओटीआर किया हुआ होगा तो आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि अब मेरे केस के अंदर मैंने ऑलरेडी ओटीआर किया हुआ, तो यहाँ पर मैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करने के बाद में किस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए मैं यहाँ पर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2022 के अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिंक पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपका जो फॉर्म होगा वो आपको इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा। यदि आपने ओटीआर नहीं किया हुआ है तो यदि आपने ओटीआर नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पर ओटीआर करना होगा। यदि आपने ओटीआर किया हुआ है तो आपका फॉर्म यहाँ पर इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपके फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मेरे केस के अंदर मैंने ऑलरेडी ओटीआर किया हुआ था, तो जैसे मैंने अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है। यदि आपने ऑलरेडी ओटीआर किया होगा तो आप यहाँ पर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यदि आपने ओटीआर नहीं किया होगा तो आपको पहले एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करके अपने फॉर्म का ओटीआर कंप्लीट कर लेना है। अब आपको फॉर्म आपका नाम, आवेदक का नाम और आपकी जेंडर, आपके फादर्स नेम और आपकी डीओबी, आपने ओटीआर किया था तो ये डाटा आपको वहाँ से फिल हो जाता है। इसके अंदर आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको यहाँ पर ओटीआर बिल्कुल ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही आपको ओटीआर करना होगा, क्योंकि आप इसके अंदर भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये सभी डाटा आपको फेच हो जाने के बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपका नाम तो यहाँ से फेच हो ही जाएगा। यहाँ पर आपको मदर्स नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मदर्स नेम फिल करने के बाद में आपकी डीओबी यहाँ से फेच हो जाती है, तो आपकी 1 जनवरी 2023 इसकी 1 जनवरी 2023 के आपकी आयु कितनी हो जाएगी वो आपकी एज यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो आपको क्या करना होगा कि स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाओगे तो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। आप SC ST OBC कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको जनरल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपका EWS बना हुआ है या नहीं है। यदि आप EWS से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर जिस पर क्लिक करना है। यदि आप EWS से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। बट मेरे केस के अंदर मैं कहता हूँ कि ऐसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ जिसका फॉर्म मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पर ऐसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर देख ले जाए कि आप पेज कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च करना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से पेज कैंडिडेट हो। जैसे ब्लाइंडनेस या लो विजन से हो या हर्निंग से हो, कौन सी कैटेगरी से आप यहाँ पर पेज कैंडिडेट हो। यदि आप पेज कैंडिडेट नहीं तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। मेरे केस के अंदर मैं पेज कैंडिडेट हूँ, यहाँ पर
पेज कैंडिडेट नहीं हूँ तो मैं नॉट एप्लीकेबल पर लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ। यदि आप में से कोई भी पेज कैंडिडेट हो तो आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी कैटेगरी से पेज कैंडिडेट हो। ये डिटेल कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको अपना धर्म सेलेक्ट कर लेना है कि आप हिंदू, जैन, मुस्लिम किस धर्म से आप बिलोंग करते हो, उस धर्म को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। धर्म सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी वैवाहिक स्थिति आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। यदि आप मैरिड हो तो आपको मैरिड पर क्लिक करना होगा। यदि आप अनमैरिड हो तो आपको यहाँ पर अनमैरिड पर क्लिक करना होगा। यदि आप विडो तो डिवोर्सेस हो तो आपको यहाँ पर डिवोर्सेस पे क्लिक करना होगा। यदि आप मैरिड हो तो आप मैरिड पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर कुछ और ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यदि आप मैरिड पर क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको अपने जीवन साथी आपके सपोज नेम आप यहाँ पर क्लिक करना होगा। यदि आपके हस्बैंड का नाम, अपनी वाइफ का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि क्या आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी है या नहीं है, इसका विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। इसका विवरण देने के बाद में क्या आपने शादी में देश स्वीकार किया है या नहीं किया है, कि आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फिल करना होगा। यस नो में आपको इसका आंसर देना होगा। यस नो में आंसर देने के बाद में आपके यहाँ पर देना होगा कि जीवित बालकों की संख्या, आपके जीवित कितने बालक है उसकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे कि आपके 1 से 2002 के पहले कितने बच्चे हैं, कितनी संतान है, तो आपको बताना होगा कि 1 है या 2 है या 0। आपको इस तरह से एंट्री कंप्लीट करनी होगी। फिर 1 से 2002 के बाद में आपके कितने बच्चे हैं तो उसकी डिटेल भी आपको इस तरह से कंप्लीट करनी होगी। इस तरह से आपके यहाँ पर एक आ जाएगा। यदि आप अनमैरिड हो तो यदि आप नेटवर्क के अंदर अनमैरिड करते हो तो यहाँ पर आप अनमैरिड हो तो आपको यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट करते हो तो आगे की जो भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। जैसे ये भी आपके हाइड हो गया है, ये भी हाइड हो गया है, ये भी हाइड हो गया है और यहाँ पर भी ये भी हाइड हो गया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि 00 की एंट्री आपको यहाँ पर करनी है, क्योंकि आप अनमैरिड हो तो संतान तो होगी नहीं, तो आपको यहाँ पर 00 की एंट्री कर लेनी है। 00 की एंट्री करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। आपकी जीमेल आईडी आपके वहाँ से एसोसिएट हो जाएगी। आपकी आधार आईडी आप यहाँ पर दे भी सकते हो या इसको आप यहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आधार नंबर फिल करना कंपल्सरी नहीं है, ये यहाँ पर ऑप्शनल है। ये सब डिटेल फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि बिलोंग ऑफ द शेड्यूल एरिया ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। यदि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यदि आपको यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। जैसे आपकी टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यदि आप नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा। ये एड्रेस फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना कॉर्पोरेटर्स एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। कॉर्पोरेटर्स एड्रेस फिल करने के लिए आपको कॉर्पोरेटर्स एड्रेस आपको यहाँ पर 3 लाइनों में फिल करना होगा। सबसे पहले आपको अपने विलेज पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आप कौन से ब्लॉक या तहसील से बिलोंग करते हो उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आपका स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप कौन से जिले से बिलोंग करते हो, वो जिले का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। फिर जिले का नाम देने के बाद में आप कौन से गांव या शहर से बिलोंग करते हो उसका नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर देने के बाद में आपके एरिया के जो भी पिन कोड नंबर है वो पिन कोड नंबर आपको इस तरह से फिल कर देना है। यहाँ पर पिन कोड नंबर फिल करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आपका कॉर्पोरेट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर सेम अबो पर क्लिक कर देना है। सेम अबो पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने फॉर्म को यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में आपको नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको अपनी सेकंड स्टेप कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो सेकंड स्टेप में कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो यहाँ पर मैं नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद में आपको होम स्टेट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा कि आपका होम स्टेट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। होम स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर होम जिला आपका गृह जिले का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा कि आप कौन से गृह जिले से बिलोंग करते हो। इस तरह से आपको यहाँ पर अपने होम डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। होम डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करने के बाद आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो वो तहसील आपके कौन सी ब्लॉक से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तहसील ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में आपके यहाँ पर तहसील का नाम भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद में आप कौन से विलेज से बिलोंग करते हो वो विलेज आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर देख लेना कि आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। या यदि आप अदर कंट्री से आप इंडिया के अंदर सेटल हुए तो आपको यहाँ पर जस्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर बताना होगा कि आप कौन सी कंट्री से इंडिया में सेटल हुए हो। यदि आप अदर कंट्री से इंडिया में सेटल नहीं हो, आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है।
नो पर क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ स्पेशल कैटेगरी दी गई है, ये आपको आपके अकॉर्डिंग फिल करनी है। यहाँ पर आपको आपके अकॉर्डिंग यस और नो करना है। जैसे कि आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो? यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसी प्रकार आप क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो? यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, और यस करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने इंटरनेशनल खेला है या क्या खेला है, उसका विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। बट मेरे केस के अंदर मैं यहाँ पर यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हो? तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना होगा। आप भूतपूर्व कैदी हो, क्या हो, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अभी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी हो? तो यदि आप स्थायी कर्मचारी हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, और यस करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट के अंदर हो। मेरे केस के अंदर मैं स्थायी कर्मचारी नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। नो पर क्लिक करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। यदि आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। यदि आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। यदि आप यस पर क्लिक करते हो तो आपका एग्जाम के समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट बताना होगा। मेरे केस के अंदर मैं आपको यस पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है। जैसे भी डिटेल फिल करने के बाद में आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। यदि आप कुछ एडिशनल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उसका विवरण आपको यहाँ पर देना होगा, यदि आप चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा। यदि आप एडिशनल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपको अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट करनी होगी, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस संबंधी डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इसको करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर चेकबॉक्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख लीजिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने सेकेंडरी 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। आपके 10th क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। आप सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हो, यदि आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट भी कर सकते हो। 10th क्लास का सब्जेक्ट फिल करने के बाद में आपने 10th कौन से बोर्ड से कंप्लीट किया था वो उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। यदि आपने आरबीएससी अजमेर से किया है तो आपको यहाँ पर आरबीएससी अजमेर फिल कर देना है। यदि आपने यहाँ पर सीबीएसई से किया है तो आपको यहाँ पर सीबीएसई यहाँ पर फिल कर देना है। सीबीएसई दिल्ली आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आपने कोई अन्य अदर बोर्ड से किया 10th क्लास किया है तो आप उसका नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपको बोर्ड का नाम फिल करने के बाद में आपके 10th क्लास के रोल नंबर क्या थे वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। रोल नंबर फिल करने के बाद में आपका जो 10th क्लास का रिजल्ट था वो सीजीपीए में था, ग्रेड में था या परसेंटेज में, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि सीजीपीए में था तो आपको यहाँ पर सीजीपीए सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष सिलेक्ट कर लेना है, और आपके सीजीपीए कितना था वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये सीबीएसई वालों के केस के अंदर है। यदि आपका 10th क्लास का रिजल्ट परसेंटेज में था तो आपको यहाँ परसेंटेज पर क्लिक कर देना है। परसेंटेज पर क्लिक करने के बाद में आपने कौन से ईयर के अंदर 10th क्लास कंप्लीट की है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। फिर आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज बने थे वो परसेंटेज आपको यहाँ पर बताने होंगे। इस तरह से आपको 10th क्लास की डिटेल कंप्लीट कर देनी है। 10th क्लास की डिटेल कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर 12th क्लास की डिटेल भी आपको इसी तरह से फिल करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि 12th क्लास के अंदर आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पर दे देना है। जैसे कि मेरे केस के अंदर हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, सोशियोलॉजी आप 12th क्लास के अंदर सब्जेक्ट थे। आपके जो भी सब्जेक्ट हो, साइंस जैसे पीसीएम है, पीसीबी है, या फिर आर्ट्स है, क्या है, वो सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। फिर 12th क्लास आपने कौन से बोर्ड से की है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। 12th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आपका 12th क्लास का रिजल्ट परसेंटेज में था ये क्या था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपने 12th क्लास कौन से ईयर में की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और आपके कितने परसेंटेज बने थे वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर आ जाने थर्ड स्टेप पे आपको यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर अपने पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरी में आपने कौन सा डिप्लोमा किया हुआ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने पुस्तकालय अध्यक्ष के अंदर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। सर्टिफिकेट कोर्स यानी कि 3 साल 3 महीने 4 महीने 5 मंथ 6 मंथ कितने मंथ का है वो आपका सर्टिफिकेट कोर्स कहलाता है। यदि आपने सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया हुआ है, यदि आपने डिग्री या ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में जो कोर्स होता है इस लाइब्रेरी का वो किया हुआ है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपने लाइब्रेरी के कोर्स के अंदर कोई डिग्री या ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है तो। यदि आपने लाइब्रेरी कोर्स के अंदर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में किया है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 12th पास कंप्लीट करने के बाद में मैंने लाइब्रेरी के अंदर 1 ईयर का डिप्लोमा किया है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएंगे, आपकी मार्कशीट के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है कि आपके लाइब्रेरी के अंदर लाइब्रेरी कोर्स के अंदर डिप्लोमा के अंदर आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे आपने वो डिप्लोमा किया है। तो
आपने कौन से बोर्ड से लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया है, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना होगा आपके अकॉर्डिंग, जिस बोर्ड से भी आपने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया है। तो यहाँ पे मैंने VMOU से किया है, तो यहाँ पे मैं VMOU कर देता हूँ, VMOU कोटा कर देता हूँ। आपके भी आपके अकॉर्डिंग आपने कौन से बोर्ड से लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया है, तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपकी लाइब्रेरियन के कोर्स के अंदर आपके क्या रोल नंबर थे, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। रोल नंबर फिल करने के बाद में आपका रिजल्ट अवर्टेड है या वेटिंग है, अभी तक आपने एग्जाम दिया है या फॉर्म फिल कर दिया है और आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट अवर्टेड या अपरिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिजल्ट अवर्टेड या अपरिंग पर क्लिक करते हैं, तो आपके आगे के जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वजह से आपके कितनी परसेंटेज है वो आपको हाइड हो जाते हैं। यदि आपने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कर लिया है और आप इसके अंदर पास आउट हो, तो आपको क्या करना होगा कि आपका रिजल्ट CGPA में था, ग्रेड में था, परसेंटेज में था, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और कौन से ईयर के अंदर आपने यहाँ पर लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कंप्लीट किया था, वो ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और आपके कितने परसेंटेज बने थे, वो परसेंटेज आपको यहाँ पर इस तरह से बता देने हैं। ये सभी डिटेल कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर कुछ डिक्लेयर किया हुआ है कि क्या आप किसी बोर्ड लोक सेवा आयोग में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए आप प्रतियोगी परीक्षा से पार हुए, तो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो करना है। यस नो कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी आपको यहाँ पर आपको लास्ट स्टेप आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी। फोटो आपको अपलोड कैसे करनी है कि आपकी फोटो की साइज आपके अभी 50 KB और 100 KB से बीच में होनी चाहिए, ना तो 50 KB से कम की होनी चाहिए, ना 100 KB से अधिक की होनी चाहिए। फोटो अपलोड करने के बाद में आपके जो भी सिग्नेचर होंगे वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर देख लीजिए सिग्नेचर इन हिंदी, तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर हिंदी में करने कंपल्सरी है। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। आपके सिग्नेचर की साइज आपकी 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर एक को अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आप चाहो तो इंग्लिश में भी दे सकते हो और यहाँ पर चाहो तो आप हिंदी में भी दे देते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी साइज आपकी 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर बॉडी मार्क फिल कर देना है। यदि आपको कोई बॉडी मार्क है तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यदि आपको कोई बॉडी मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री भी कर सकते हो। नो मार्क की एंट्री करने के बाद में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हो तो आपके फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो आपके अपने फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती करने के बाद में आपको यहाँ पर संशोधन में दिक्कत आ सकती है। तो आपको अपने फॉर्म यहाँ पर अच्छी तरह से पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पर अपना फॉर्म अच्छी तरह से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर फॉर्म चेक कर लेते हो तो आपको यहाँ पर करना होगा कि आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना होगा। यदि आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती रह गई है और आपको पता चल गया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको फॉर्म को सुधार कर लेना है, एडिट कर लेना है। तो फॉर्म को एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना होगा और अपडेट पर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर भी आपकी कोई गलती रही हो फॉर्म के अंदर, वहाँ पर आपको कंप्लीट सुधार कर लेना है और यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हुए आपको वापस आगे आ जाना है। यदि आपके फॉर्म के अंदर कोई भी गलती नहीं है, आपने अच्छी तरह से चेक कर लिया, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि अपने फॉर्म को यहाँ पर फाइनल सबमिट करना होगा। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पर पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपके यहाँ पर क्या होगा, पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे पेमेंट विंडो आपके यहाँ पर ओपन हो जाती है तो आपको यहाँ पर इसका पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट यहाँ पर दो माध्यम से कर सकते हो, या तो आप अपना पेमेंट नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो, या आप अपने ATM, आपका जो ATM कार्ड होता है, या आप अपने ATM कार्ड के माध्यम से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, या तो डेबिट कार्ड के माध्यम से, या ATM कार्ड के माध्यम से, या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। यदि आप अपने ATM के कार्ड के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट करते हो तो आपको क्या करना होगा कि आपके जो भी ATM कार्ड नंबर होंगे सबसे पहले वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। ATM कार्ड नंबर फिल करने के बाद में आपका कार्ड धारक का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। जो भी आपके कार्ड धारक का नाम है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फिर आपके CVC नंबर क्या है, उस CVC नंबर आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। CVC नंबर फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करते हो तो आपके अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक होंगे उसके ऊपर एक OTP आपको सेंड की जाएगी। तो OTP आपको यहाँ पर क्या करनी होगी, वेरीफाई करनी होगी। जैसे आप OTP आपके यहाँ से वेरीफाई करते हो तो आपके जितने का पेमेंट यहाँ पर लग रहा है वो पेमेंट आपका चार्ज यहाँ से अपने अकाउंट से काट लिया जाएगा और आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। वहां से आपको अपने फॉर्म की प्रिंट आउट आपको वहां से ले लेनी है। इस प्रकार से आप अपना लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती 2022 का फॉर्म फिल कर पाओगे। आज मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप के बारे में जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।